हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, डिफाइन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू। डी वैल्यू और जेड वैल्यू क्या होता है? तो देखिए क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन को किल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं डी वैल्यू। ठीक, अगर आपका जो टेम्परेचर मान के चलिएगा 121 डिग्री सेल्सियस है और उस 121 डिग्री सेल्सियस पर हमें 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन को किल करने में 2 मिनट लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो टाइम लगा है 2 मिनट और टेम्परेचर जो था, इसको कंसीडर मीन्स यहाँ पे आपको दोनों को कंसीडर करना है और ये कहलाता है कि आपका डी वैल्यू। और जेड वैल्यू क्या है? अगर आप जैसे टेम्परेचर मैंने बताया आपको 121 डिग्री सेल्सियस है और उस 121 डिग्री सेल्सियस पर कितना टाइम लग रहा था? 2 मिनट। और मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक, कितना कर दिया? 121 से 131 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अभी तक 2 मिनट लग रहा था, अब कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर टाइम में क्या हो गया है, कमी हो गई है। और टाइम में कमी हो गई है और फिर जो हमारे 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन को किल करने के लिए हमें यहाँ पे नीड थी। तो देखिए क्या है जेड वैल्यू, द टेम्परेचर इंक्रीज नीडेड टू डिक्रीज द डी वैल्यू। डी वैल्यू को डिक्रीज करना है, मतलब आपको टाइम को डिक्रीज करना है क्योंकि डी वैल्यू रिलेटेड है टाइम से। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जिसकी वजह से यहाँ पे जो डी वैल्यू था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये कहलाता है कि आपका जेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इम्विक टेस्ट। इम्विक टेस्ट जो होता है ये इंडिविजुअल एक एक टेस्ट होते हैं। देखिए आई फॉर इंडोल टेस्ट, एम फॉर मेथाइल रेड टेस्ट, वी फॉर वॉगस प्रॉस्कर टेस्ट और सी फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो देखिए ये है क्या, ये 4 आपके इंडिविजुअल बायोकेमिकल टेस्ट है जिसका हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट करना है? जो आपके इंट्रोबैक्टीरिएसी फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉर्मली उसको आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्विक टेस्ट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर इन माइक्रोबायोलॉजी। जो रॉबर्ट कोच और लुइस पॉस्चर है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में? तो देखिए रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है और लुइस पॉस्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने अपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में से अपने जो भी योगदान दिए हैं वो कौन कौन से हैं? कोच पॉस्टुलेट, माइक्रोब आइसोलेशन, डिजीज आइडेंटिफिकेशन, प्योर कल्चर टेक्निक। ये इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी है। यहाँ पर इन्होंने इन सारी चीज़ों की खोज की थी। ठीक है, लुइस पॉस्चर ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन, पास्चुराइजेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट, फर्मेंटेशन। तो ये इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है। ये डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या रहेगा आपका, कि आपका जो ये उन्होंने कहा है कि जो लाइफ है, लाइफ पहले से किसी एग्जिस्ट लाइफ से ही आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का बनना, नहीं, लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का जनरेशन करवाना है यहाँ पे। तो इन्होंने ये चीज़ डिस्प्रूव किया कि नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ का जनरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अपना बताया था। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या है उसको उसका डिफिनेशन आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज अ बायोलॉजिकल टेस्ट that uses microorganism to determine the potential concentration or quality of a compound of an antibiotics, vitamins or amino acid by measuring their effects on the microbes compared to a known standard। मीन्स आपके पास में ऐसा कोई सब्सटेंस होगा जो कि अभी टेस्टिंग के लिए अननोन है, जिसका इफ़ेक्ट हमें पता नहीं है। तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी पोटेंशियल, उसकी कंसंट्रेशन, उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। कैसे? जब उसको हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके जो भी सब्सटेंस है उसका
पोटेंसी, कंसंट्रेशन और क्वालिटी को यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे। और वो आपका टेस्टिंग सब्सटेंस क्या है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड। अब इन लोगों का इफेक्ट, इफिकेसी और पोटेंसी, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल एसे करते हैं। ठीक, कि आपका जो बायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, और अगर सफिशिएंट है तो फिर कितना कंसंट्रेशन उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डिफाइन सेल लाइन एंड इट्स टाइप। सेल लाइन क्या है और उसके टाइप्स बताइए। ए सेल लाइन इज ए डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ सेल्स दैट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड फ्रॉम ए प्राइमरी कल्चर बाय द फर्स्ट सक्सेसफुल सब कल्चरिंग। यहाँ पे क्या है कि जो सेल लाइन होता है वो डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ सेल होता है, मीन्स आपके ढेर सारे सेल का यहाँ पे एक तरीके का गुच्छा होता है। जब ढेर सारे सेल मिल करके यहाँ पे आपका क्या बना रहे हैं, एक ऐसा कल्चर मीडिया की तरह, मीन्स सेकेंडरी कल्चर मीडिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, प्राइमरी कल्चर मीडिया अलग होता है और सेकेंडरी कल्चर मीडिया अलग होता है। प्राइमरी कल्चर मीडिया में क्या रहेगा कि हमने क्या किया है कि एक छोटे से सेल को कहीं से मीन्स हो सकता है कि एनिमल टिश्यू से, वहाँ से हमने क्या किया, ले लिया, और लेने के बाद देन उसकी कल्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी, उसको वो सारे इन्वायरमेंट दिए जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। और जब वो सर्वाइव कर जाएगा तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा कि प्राइमरी से फिर सेकेंडरी कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहाँ पर वो अपने आप को फिर मिस रेप्लिकेशन या फिर अपनी कॉपीज़ बनाता रहेगा, यहाँ पे क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इन सब में ये सारे प्रोसेस चलते रहेंगे। तो क्या है, आपका सेल लाइन एक डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ सेल है, मीन्स आपके ढेर सारे सेल्स का एक मीन्स हो सकता है कि गुच्छा हो, दैट हैज़ बीन स्टेबलाइज फ्रॉम ए प्राइमरी कल्चर, जो कि आपके प्राइमरी कल्चर से ही बनाए गए हैं, बाय द फर्स्ट सक्सेसफुल सब कल्चरिंग। मीन्स आपने क्या किया है कि प्राइमरी कल्चर से ही वहाँ पे आपने क्या किया, जब उसका सब कल्चरिंग किया तो आपका ये सेल लाइन का फॉर्मेशन हुआ। इसके टाइप्स क्या है, देखिए, फाइनाइट सेल लाइन, कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन एंड स्टेम सेल लाइन, ये आपके 3 टाइप्स के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम मेथड यूज टू इवालुएट एयर क्वालिटी इन एसेप्टिक एरिया। वो कौन कौन से मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं एसेप्टिक एरिया में एयर की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, मीन्स चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका देख लीजिए, एक्टिव एयर सैम्पलिंग, पैसिव एयर सैम्पलिंग, रियल टाइम माइक्रोबियल मॉनिटरिंग एंड नॉन वाइवल पार्टिकल काउंटिंग। मीन्स ये आपके कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एसेप्टिक एरिया के अंदर, जो एयर की क्वालिटी है उसको हम यहाँ पे इवालुएट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, थैंक यू।